हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्टूडेंट क्रांति इंस्टीट्यूट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है कि आज पिछले क्लास तक हमारे साथ जुड़े रहे और इस चैप्टर को आज परिपूर्ण करने वाले हैं। इस चैप्टर को आज समाप्त करने वाले हैं। तो ठीक है, आज ये जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, ठीक है, जो हिस्ट्री को खत्म करने के लिए आज उनका अगला पड़ाव में है। अच्छे, जो चैप्टर इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव में है। जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था वो था, हमारे चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद हम कई चीजें पढ़ चुके थे। फ्रांस के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद जो जर्मनी के इटली के बारे में पढ़ चुके थे। फ्रांस में क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्रांस का पहला क्रांति, दूसरा क्रांति, तीसरा क्रांति। इसमें से क्या देखे थे कि पहला क्रांति में कौन राजा था, दूसरा क्रांति में कौन राजा था, तीसरा क्रांति में कौन राजा था, या फिर वो राजा क्या काम किया था कि क्रांति होना पड़ा या फिर आंदोलन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में कौन कौन से राजा आते गए, उसने क्या 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 काम किया। उसका जो मेन मेन इंपॉर्टेंस इवेंट्स था, घटना था, वो सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है। और दूसरा जो तुम्हारा स्टोरी है इसमें किताब में दिया हुआ, तो वो है तुम्हारा फ्रांस का क्रांति। ठीक है। फ्रांस की क्रांति में क्या है कि, सॉरी, हाँ, फ्रांस तो हो गया ना। इटली की क्रांति, इटली का यूनिफिकेशन। ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का एकीकरण था। तो इसमें क्या था कि इटली बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था। ठीक है। तो इटली जब छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ तो ये टुकड़े आपस में मिलकर कैसे इटली का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब इस फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से लोग आए, कौन उन लोगों ने क्या क्या काम किया। ठीक है। तो पहले मेजनी देखे थे, मेजनी के बाद विक्टर एमेनुअल पढ़े थे। ठीक है। विक्टर एमेनुअल के बाद आए थे इसमें जो गेरीबाल्डी था, गेरीबाल्डी को भी देख लिए थे। ठीक है। लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था गेरीबाल्डी ने। ठीक है। सिसली और नेपल्स वाले एरिया का एकीकरण किया था। ठीक है। जैसे इसलिए ऐसे था ना, इटली जैसे ये वाला पार्ट था, इसे करके इटली। ठीक है। तो ये सिसली नेपल्स का पार्ट एकीकरण किसने किया था? ये गेरीबाल्डी ने किया था। ठीक, यहाँ पे सार्डिनिया, पिडमाउंट और सार्डिनिया था। तो इस जगह का शासक कौन था? तुम्हारा विक्टर एमेनुअल था। आई होप यहाँ तक जो पिछले क्लासेस में यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि इटली एकीकरण कैसे हुआ, यानी कि 1800 पहले पहला युद्ध क्या हुआ था। ठीक है। पहला युद्ध हुआ जब 1866 को सेडवा का युद्ध हुआ था, फिर तुम्हारा सेडान का युद्ध हुआ। तो सेडान का युद्ध होने के बाद क्या होता है? इटली का एकीकरण हो जाता है। यहां तक हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे। और हम ये भी बताए थे कि जो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था वो साथ साथ चल रहा था। ऐसा नहीं कि इटली का एकीकरण हो गया तब जर्मनी का स्टार्ट हुआ, नहीं। इटली में अलग चीज चल रहा है, इटली में अलग घटना चल रहा है। ठीक है। और जर्मनी में अपना अलग घटना चल रहा है। तो इटली का तो घटना देख लिए थे, इवेंट्स देख लिए थे। अब आज क्या पढ़ना? आज जर्मनी के बारे में पढ़ना कि जर्मनी उसी समय में जर्मनी कैसे कैसे अपने आप को क्या करता है, इवॉल्व करता है और एक होता है। क्योंकि जर्मनी भी क्या था, लगभग 300 भाग में विभक्त था उस समय। जर्मनी क्या था? जर्मनी पहले नाम नहीं था। ठीक है। जर्मनी अब तो बाद सब मिल के बनने के बाद क्या हुआ, जर्मनी नाम पर आए। पहले जर्मनी नहीं था। तो ये जर्मनी बना कैसे? जब 300 छोटे छोटे राज्य मिलकर, तीन छोटे छोटे स्टेट मिलकर क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या बनते हैं? जर्मनी। उसी तरह उसी तरह क्या था कि जैसे इटली में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? इटली बनाते हैं। तो उसी उसी समय, उसी दौरान, उसी काल में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट मिलकर क्या बनाते हैं? जर्मनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इटली का तो फॉर्मेशन देख लेते कि इटली कैसे बनता है, कि कौन कौन से लोग ने इसका आगे बढ़ के हिस्सा लिया था, कौन कौन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी, ये सारी चीजें देख लेते। लेकिन आज क्या देखना है कि ये जो इटली जो जर्मनी जो है, जर्मनी इतने 300 छोटे छोटे भाग बटा हुआ है। तो ये आपस में मिलते कैसे हैं और मिलके जर्मनी कैसे बनाते हैं, और इस बनाने की प्रक्रिया में कौन कौन से लोग शामिल हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज हम आज आज की क्लास में देखने वाले हैं। आज की क्लास ज्यादा देर का होगा नहीं, मुझे लगता है कि 40 से 45 मिनट का होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म है। ठीक है। फिर ज्यादा चीज है नहीं इस चैप्टर में। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। चलो, तो आज क्या पढ़ना है हमें? जर्मनी का एकीकरण। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण। देखो,
एक मैप बताए थे हम जर्मनी में, एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाए उस दिन बनाए थे कि ये तुम्हारा मान लो ऑस्ट्रिया, ये तुम्हारा मान लो इटली है, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो ऑस्ट्रिया है, इधर फ्रांस था, इधर था पर्सा, ये पर्सा ही बाद में जाके क्या बनता, और भी बहुत सारे छोटे छोटे, लेकिन पर्सा बहुत बड़ा राज था, स्टेट था, ठीक है, तो पर्सा ही बाद में जाके क्या बनता, जर्मनी बनता, याद रखना। तो और इधर था तुम्हारा डेनमार्क, डेनमार्क या इंग्लिश में ही लिख देता हूँ इसको मैं, डेनमार्क, ठीक है, ये इटली था। तो इटली का तो यूनिफिकेशन देख लेते, इटली का एकीकरण तो देख लेते कि इटली कैसे, जब छोटे छोटे ये सब, ये सारा छोटे छोटे भाग, छोटा छोटा भाग में बटा हुआ था, तो ये सारा छोटा छोटा भाग मिलके क्या बनता है, इटली बनता है। तो इटली कैसे बना था ये तो देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पर्सा है ना, पर्सा के आसपास बहुत सारे छोटे थे, पर्सा भी एक क्या था, स्टेट था, ठीक है, लेकिन पर्सा के आसपास से बहुत सारा क्षेत्र था, लगभग 300 क्षेत्र, 300 स्टेट था, कितना, लगभग 300 स्टेट, ठीक है, 300 छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था। तो ये 300 स्टेट मिलके क्या बनाता है, ये जो पर्सा, लेकिन पर्सा ही एक्चुअल पर्सा वहां पे सबसे, और उन 30 जो 300 भाग बटा हुआ था, उन 300 भाग में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था, पर्सा था, ठीक है, उन 300 भाग में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था, पर्सा था, ठीक है। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन ये आता है कि ये 300 भाग एक ही बार में नहीं हुआ कि एक ही बार में 300 मिलेगा, नहीं, ये क्या होता है कि जब 300 भाग था तो 300 भाग मिलके क्या बनाता, 39 भाग बनाता है, ठीक है। 300 पार्ट था, अलग अलग 300 जो पार्ट था ना, तो 300 पार्ट मिलके आपस में मिलके क्या बनाता, 39 पार्ट बनाता है, कितना पार्ट, 39 पार्ट। ये बनाता कौन है, ये बनाता तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट बनाता है, कौन बनाता है, नेपोलियन बोनापार्ट बनाता है, ठीक है। जो 300 छोटा छोटा पार्ट था, वो 300 छोटा छोटा पार्ट मिलके क्या बनाता है, 39 छोटा छोटा पार्ट बनाता है, यानी कि 39 थोड़ा सा बड़ा, 39 पार्ट बनाता है। ये काम, ये मतलब ऐड करने का काम किसने किया था, ये 300 छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करने का काम किसने किया था, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। और इसी 39 भाग को क्या बोलते हैं, जर्मन राइन राज्य कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्मन राइन राज्य कहते हैं, जर्मन राइन राज्य कहते हैं, इस 39 पार्ट को क्या बोलते हैं, जर्मन राइन राज्य कहते हैं। तो आपसे यहां से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपके बुक में भी शायद ये दिया होगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। जर्मन राइन राज्य मतलब क्या है कि जब 300 छोटे छोटे छोटा छोटा जो भाग था, वो 300 छोटा छोटा भाग आपस में मिलकर क्या बनाता है, 39 छोटा छोटा भाग बना लेता है, क्या बना लेता है, कितना बना लेता है, 39। इसी 39 को क्या बोलते हैं, जर्मन राइन राज्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, जर्मन राइन राज्य कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, ठीक है। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो परसा था एक्चुअल, अब ये भी याद रखना कि परसा ही एक्चुअल, ये भी याद रखना कि परसा ही बाद में आके क्या बनता है, परसा ही बाद में आके जर्मनी बनता है। मैं परसा इसलिए बोल रहा हूं कि परसा वहां पे स्ट्रॉन्ग था, इन सब में से स्ट्रॉन्ग, इन 39 में से भी स्ट्रॉन्ग था, इन सब में से जब मिलता है तो इन सब में से क्या कौन स्ट्रॉन्ग था, परसा स्ट्रॉन्ग था, सब परसा मजबूत था। तो एक्चुअल इसको मतलब इसको इटली जर्मनी बनाना चाह, मतलब मेन भूमिका किसका था, अगर अगर कहा जाए कि इन 300 जो छोटे छोटे भाग बटा हुआ था, तो इन 300 छोटे छोटे भागों को मिलाने का एक्चुअल अहम रोल किसका था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेट कौन था वहां पे, स्ट्रॉन्ग स्टेट था परसा। तो एक्चुअल यही कहा जाता है कि परसा ही बाद में आकर क्या होता है, जर्मनी बनता है, ठीक है। आपको याद रखना कि परसा ही क्या, अगर मैं जर्मनी बोलूं या परसा बोलूं तो आपको दोनों एक ही समझना है, ठीक है, आपको दोनों एक ही समझना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसके पीछे भी बहुत कहानी है, ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल से बता रहा हूँ कि परसा ही जर्मनी बना, लेकिन इसके पीछे कहानी है, ठीक है, अभी अगर मैं उसको बताने लग जाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन ये समझो कि और आपके लिए उतना अभी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन बस ये समझ लो कि परसा, अगर परसा परसा ही क्या होता है कि बाद में आके जर्मनी बनता है, अगर मैं परसा बोलूं या जर्मनी बोलूं तो आपको एक ही कंसिडर करना है। अब देखो ये क्या था कि ये जो परसा, ये जो जर्मनी था ना, ये परसा है, तो जर्मनी का बहुत सारा जमीन डेनमार्क के पास था, बहुत सारा जमीन फ्रांस के पास था, बहुत सारा जमीन ऑस्ट्रिया के पास था, ठीक है। यानी परसा का जो जमीन था, परसा का जमीन कुछ कुछ जमीन डेनमार्क के पास, कुछ जमीन डेनमार्क के पास था, कुछ जमीन फ्रांस के पास था, कुछ जमीन ऑस्ट्रिया के पास था। अब देखो, अब अगर परसा को जर्मनी बनाना है, परसा को जर्मनी बनाना तो क्या करना पड़ेगा, जो डेनमार्क के पास जो जमीन है किसका, परसा का, तो अपने अपने में लेना पड़ेगा। जो फ्रांस के पास जो जमीन है वो अपने इसको मतलब अपने में मिलाना पड़ेगा इसको। और जो ऑस्ट्रिया के पास जो इसका जमीन है अपने इसको अपने में मिलाना पड़ेगा।
यानी कि जो जर्मनी का जो जमीन है वो तीनों के पास है, डेनमार्क के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, ऑस्ट्रिया के पास है। अगर जर्मनी बनाना है तो जर्मनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डेनमार्क का जमीन जो जर्मनी का जमीन जो डेनमार्क के पास है उसको वापस लेना पड़ेगा, जो जर्मनी का जमीन फ्रांस के पास है उसको फ्रांस से वापस लेना पड़ेगा, जो ऑस्ट्रिया का जमीन है जो जो मतलब जर्मनी का जमीन है ऑस्ट्रिया के पास, यानी कि ऑस्ट्रिया से उसको वापस लेना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है, ये तो सबके पास जमीन, अब सवाल ये आता है कि देगा कौन, ठीक है, देगा कौन, देगा कोई भी नहीं भाई, ऐसे क्यों देगा कोई जमीन। अब ठीक है, कब्जा अगर तुम्हारा है लेकिन ऐसे कैसे दे देंगे, तो वही बात है कि ऐसे ऐसे तो देगा कोई नहीं। अब तो एक ही चारा बचता, वो है युद्ध, उसके बदले कुछ दो या फिर युद्ध करो। अब इनके पास दो ही ऑप्शन आता है, कुछ देना पड़ेगा या फिर उसके बदले कुछ दूसरी जगह दो, या फिर ऐसा कुछ दो उसके तुलना के बराबर हो, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या रखता है कि युद्ध लड़ो, तो युद्ध लड़के अगर जीत लो तो ले लो, बेसिकली बेसिकली दो ही ऑप्शन आता है। तो अब क्या करता है कि अब पहला क्या करता है, जो परसा है, परसा क्या करता है, सबसे पहले किसके साथ युद्ध लड़ता है, डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ता है, उसके बाद किसके साथ लड़ता है, उसके साथ ऑस्ट्रिया के साथ लड़ता है, उसके बाद किसके साथ लड़ता है, उसके बाद फ्रांस के साथ लड़ता है। फ्रांस के साथ लड़ने के बाद तीनों से जमीन, अब तीनों से परसा जीत जाता है, ठीक है, तीनों से परसा जीत जाता है। अब तीनों से परसा जीत जाता है तो क्या करता है, सब जमीन अपने पास रहता है और परसा क्या होता है, जर्मनी बन जाता है। परसा क्या बन जाता है, जर्मनी बन जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हें माइंड में क्लियर होगा कि अच्छा पहले परसा, जो परसा है वो किससे लड़ाई करेगा, डेनमार्क से करेगा, फिर किससे करेगा, ऑस्ट्रिया से करेगा, फिर फ्रांस से करेगा। तो जब लड़ाई करने के बाद क्या होता है कि परसा सबसे जीत जाता है, ठीक है। जब जीत जाता है तो सबका जमीन, जो जमीन कब्जा क्या होता है वो सारा जमीन अपने आपस में यानी कि अपने अंदर ले लेता है। जब अपने अंदर ले लिया तो क्या होगा, परसा जर्मनी बन गया, ठीक है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसमें ऐसे ही नहीं कि सिर्फ परसा क्या किया डेनमार्क से, तो इसमें क्या होता पता है कि परसा जो जब डेनमार्क से लड़ता है ना, तो सपोर्ट किसका लेता है, आपसे ये पूछता तो नहीं है लेकिन एक्चुअल याद रखना है कि जो परसा क्या करता है, जब परसा डेनमार्क के साथ लड़ता तो सपोर्ट किसका लेता है, सपोर्ट हेल्प किसका लेता है, हेल्प लेता ऑस्ट्रिया का, ठीक है, ऑस्ट्रिया का हेल्प लेता है। अब जब परसा जब ऑस्ट्रिया के साथ लड़ता है, जब परसा जब ऑस्ट्रिया के साथ लड़ता है तो हेल्प किसका लेता है, फ्रांस का लेता है, किसका लेता है, फ्रांस का से लेता है, और इटली का भी लेता है। इटली का क्यों लेता है, क्यों, इटली का जो जमीन था, कुछ जमीन जो इटली का जो जमीन था, तो वो किसने कब्जा किया हुआ था, ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ था। आपको आपको याद आ रहा होगा जो पिछला लेक्चर में पढ़ाया था कि वेनेशिया जो लास्ट में बच गया था, तो वेनेशिया कब हुआ था, एक युद्ध में जब परसा और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ रहा था, तभी इटली पीछे से वार करके अपना एरिया क्या करता, अपने मिला लेता है। तो इसलिए इटली भी क्या करता है, परसा का सपोर्ट करता है कि तुम ऑस्ट्रिया को मारो। तो इसका परसा का हेल्प किसने किया, फ्रांस किया और इटली ने किया, ठीक है, किसको हराने के लिए, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए। और परसा क्या करता, फ्रांस को अकेले हरा देता है, समझे। यानी कि एक को पहले हेल्प लिया, दूसरे को हराने के लिए दूसरे का हेल्प लो, ठीक है, एक को हराने के लिए दूसरे का हेल्प लो, फिर उसको हराने के लिए फिर किसी दूसरे का हेल्प लो, ठीक है। इसी तरह क्या करता है, परसा सबको अपना चाल में कर फंसा लेता है और क्या करता है, युद्ध जीत जाता है। अच्छा, युद्ध जीत जाता है तो अपना एरिया जो भी है अपने अंदर कर लेता है, और क्या होता है कि जो परसा जो है वो क्या होता है, जर्मनी बन जाता है, ठीक है। ये अब ये कहानी तो समझ में आ गया, अब कहानी समझ में आ गया, अब बताना क्या है तुम्हें, अब तुम्हें चीजें समझ में आ गया। अब तुम्हें बस ये तुम्हें देखना कि ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, डेट क्या था, और तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा उस युद्ध को क्या नाम है, वो सारी चीजें कैसे कैसे हुआ और उस समय का राजा कौन था, ये बताएंगे तुम्हें, तो तुम्हारा चैप्टर, ये जो तुम्हारा टॉपिक है तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम्हें आई थिंक कहानी समझ में आ गया कि अच्छा पहले परसा जब 300 जो वहां पे जर्मनी जो था पहले 300 भाग में बटा हुआ था। जब 300 भाग में बटा हुआ था, आपसे पूछ सकता है कि जर्मनी कितने भाग में बटा हुआ था, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि जर्मनी 300 भाग में कितने भाग में बटा हुआ था, तो आपको याद है 300 भाग में बटा हुआ था। तो ये 300 भाग क्या होता है कि फिर मिलके क्या होता है, 39 भाग हो जाते हैं। और ये 39 भाग किया था किसने, किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। आपसे पूछ सकता है कि ये 300 भाग, और इसी 39 भाग को क्या बोलते हैं, जर्मन नाइन राज्य कहते हैं। इसी 39 भाग को क्या बोलते हैं, जर्मन नाइन राज्य कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जर्मन नाइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो आपको बताना है कि जर्मन नाइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि जर्मन नाइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन नाइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो 300 था, फिर 39 हो गया। अब देखो 39 में कुछ जमीन किसके पास था, ऊपर डेनमार्क के ऊपर कब्जा, डेनमार्क कब्जा किया होता, कुछ जमीन नीचे ऑस्ट्रिया कब्जा किया होता, कुछ साइड में फ्रांस कब्जा किया होता। तो अब इनको लगा कि नहीं यार, अगर मैं अब अगर जर्मनी बनाना तो सबसे जमीन लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करता है, सबसे पहले परसा किसके साथ युद्ध लड़ता है, पहले लड़ता है डेनमार्क, पहले ऊपरी वाले के साथ लड़ाई लड़ता है, फिर किसके साथ, नीचे यानी ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ता है, फिर तुम्हारा साइड जो फ्रांस है, फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ता है।
अब इस लड़ाई में किसी का पहले किसी को दोस्त बनाता है, फिर दोस्त बना के क्या करता है, दूसरे पे अटैक करता है। अब जब उसका फिर काम खत्म हुआ तो फिर उसी पे अटैक कर देता है, ठीक है, उससे फिर काम उसका जो जमीन एक्वायर कर लिया, फिर तीसरे तीसरे से दोस्ती करता है, फिर उसको लास्ट में हरा देता है। तो कहानी इस तरह से है। तो आपको लगभग लगभग कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उस समय का राजा कौन था और ये सारी चीजें घटना किया किसने था। अगर मैं ये बता दूंगा तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये बता दूं, ये चीजें लिखा दूं, तो आपको ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से जो जर्मनी से जितना क्वेश्चन बनने वाला है, आपसे यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि जहां तक अब तक जो पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि 80% क्वेश्चन तो बन रहा होगा आपसे, ठीक है। 80 टू 85% क्वेश्चन अब बन रहा होगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर ना भी देखे तो लगभग 85 क्वेश्चन 80% 80 टू 85% क्वेश्चन बन जाएगा चैप्टर्स में जो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब बोर्ड एग्जाम का में अब क्या पता कि बोर्ड एग्जाम में क्या पता कि यहीं से क्वेश्चन आ जाए, इसी लेक्चर से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अच्छा हम तो बोल रहे हैं 80 टू 85% पिछले जो लेक्चर कर चुके हो तो वो तो आ जाएगा, ये पढ़ने का क्या जरूरत है। नहीं, क्या पता कि बोर्ड एग्जाम इसी लेक्चर से क्वेश्चन दे दे, ठीक है। बिहार बोर्ड वाला इसी क्वेश्चन से मेरा लेक्चर देख रहा हो, बिहार बोर्ड वाला, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड वाला अगर मेरा लेक्चर देखा, अच्छा देखो क्या पढ़ा रहा है, यहीं से क्वेश्चन करेंगे। अगर यहीं से क्वेश्चन आ गया तो छूट जाएगा, तो इसलिए इसको भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो, वैसे भी एक दो दिन में बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला मैट्रिक वाले का, तो जो एग्जाम दिया है तो उनका बहुत बच्चे उत्साहित भी हैं रिजल्ट के लिए, और बहुत बच्चे डरे हुए भी है कि क्या हो जाएगा। खैर, आई होप कि सबका अच्छा ही होगा। चलो, अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ बहुत, ठीक है। देखो, परसा का शासक था, एक था पहले फ्रेडरिक विलियम, ठीक है। तो फ्रेडरिक विलियम का भाई बनता फिर विलियम प्रथम, ठीक है। परसा का शासक कौन था पहले? फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक विलियम। जब ये जो राजा था, ये तुम्हारा निरंकुशवादी राजा था, ठीक है। ये लोगों को ध्यान नहीं देता था, ठीक है, इससे लोग परेशान थे। ये जो फ्रेडरिक विलियम है, फ्रेडरिक विलियम जो, इससे लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। इससे जो लोग बहुत परेशान थे, तो ये क्या था, बेसिकली निरंकुशवादी राजा था। निरंकुशवादी राजा, निरंकुशवादी मतलब लोगों पे ध्यान नहीं देना, अपने जिसपे कोई अंकुश ना हो, ठीक है। अब देखो, ये जो इसका क्या होता है, ये जो इसका डेथ हो जाता है, ठीक है। लगभग डेथ होने के बाद इसका राजा कौन बनता है? इसका भाई विलियम प्रथम, विलियम विलियम प्रथम इसका राजा कौन बनता है। इसके मृत्यु के लगभग ये 1962 के टाइम में इसका क्या होता है, देहांत हो गया था, ठीक है। 1862 के टाइम में, ठीक है। 1861 के टाइम में क्या होता है कि इसका देहांत हो जाता है, ठीक है। और 1862 में क्या होता है कि ये राजा बनता है। ये डेट याद मत रखो, ठीक है। ये डेट आपसे नहीं पूछ रहा है कोई, आपसे डेट ऐसे कोई नहीं पूछ रहा है कि डेट कब मरा था कब नहीं, ठीक है। लेकिन ये बस ये याद रखना है कि परसा का पहले शासक कौन था? फ्रेडरिक विलियम। तो फ्रेडरिक विलियम क्या था? बहुत ही निरंकुशवादी राजा था, ठीक है। यानी कि लोगों का मतलब क्या कहेंगे उसको, कि लोगों के लिए भलाई का काम नहीं करता, सिंपल बात। लेकिन इससे क्या होता है, लोग परेशान थे, तो वहां जर्मनी में एक संस्थान बना था, इसका नाम है जालवेरिन नामक संस्थान। जालवेरिन, एक जालवेरिन नाम का क्या था, एक संस्था है, ठीक है। क्या है? जालवेरिन नाम का एक संस्था। और ये संस्था किसके लिए था बेसिकली, किन लोगों का संस्था था? ये व्यापारियों का संस्था था, व्यापारियों का संस्था था, ठीक है। ये जालवेरी नाम का एक क्या बना था, संस्थान बना था, ऑर्गेनाइजेशन बना था, संगठन बना था। क्या नाम का? जालवेरी नाम का। क्या नाम का? आपसे वीवीआई समझ लो कि ये बहुत बार पूछा भी गया और पूछा भी जाता है कि जालवेरी नाम का संस्था
पहले तो पूछेगा कि जालवेरी नाम का संस्था किस देश में था, किस देश में बना था। तो जालवेरी नाम का संस्था किसमें बना था, जर्मनी। आपको जर्मनी ऑप्शन में है तो जर्मनी मारना, या परसा रहे तो परसा मारना। ठीक है, जालवेरी जालवेरी नाम का संस्था कहां बना था, परसा है जर्मनी में बना था। और दूसरा क्या पूछ सकता है कि जालवेरी नामक जो संस्थान है, जो संस्था बना था, वो किन लोगों की संस्था थी, वह व्यापारियों की थी, बिजनेसमैनों की थी। ठीक है, ये किन लोगों की थी, बिजनेसमैनों की थी। तो आपसे इसमें से दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश में बना था। आप परसा भी लगा सकते हैं, ऑप्शन में परसा हो तो परसा, जर्मनी परसा एक साथ तो नहीं देगा, लेकिन परसा हो तो परसा, या फिर जर्मनी हो तो जर्मनी। ठीक है, और ये किन लोगों की संस्था था, तो व्यापारियों की संस्था था। किन लोगों का संस्था था, व्यापारियों का संस्था था। ठीक है, तो एक्चुअली बनाया क्यों था, क्योंकि ये बिजनेसमैन के हितों के लिए एक संस्था बनाया गया था। ठीक है, कि बिजनेसमैनों की, व्यापारियों की बात किया जाए। ठीक है, बिजनेसमैनों की, व्यापारियों की बात किया जाए। ठीक है, ये एग्जाम में मैं बता दिया। ठीक है, अब देखो जो फ्रेडरिक विलियम था, जो फ्रेडरिक विलियम क्या था, निरंकुशवादी राजा था। तो वो जब मर जाता है तो क्या उसका उसका भाई बनता है, भाई क्या है, विलियम प्रथम। वहां का शासक कौन बनता है, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम क्या करता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, प्रधानमंत्री का नाम तो ये था बिस्मार्क। मैं भूल रहा था नाम को। ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बिस्मार्क। ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बिस्मार्क। तो आपसे पूछ सकता है कि विलियम प्रथम ने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था। मैं इसको दूसरे मार्कर से लिखता हूं। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, आपसे पूछ सकता है कि विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो बिस्मार्क नाम था। क्या नाम था, बिस्मार्क नाम था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था, बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था। तो बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था, विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था, विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। आपसे बिस्मार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, बिस्मार्क क्या था, हिगेल के विचारों से क्या था, प्रभावित था। हिगेल क्या है, हिगेल एक फिलोसोफर का नाम है। ठीक है, हिगेल क्या है, एक फिलोसोफर है जो इसके यानी कि बिस्मार्क क्या था, इस फिलोसोफर के विचार से प्रभावित था। ठीक है, जो बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम रक्त एवं लोह की नीति, रक्त एवं लोह की नीति। रक्त एवं लोह की नीति। तो आपसे पूछ सकता है कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो रक्त एवं लोह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। आपसे पूछ सकता है कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो आपको याद रखना कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने अपनाई थी। और बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, हिगेल के विचार से प्रभावित था। और बिस्मार्क था कौन, बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था, बिस्मार्क विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ठीक है, और विलियम प्रथम कहां का शासक था, विलियम प्रथम परसा का शासक था। ठीक है, और विलियम प्रथम से पहले वहां का परसा का शासक कौन था, फ्रेडरिक विलियम था। फ्रेडरिक विलियम एक्चुअल विलियम प्रथम का भाई था। जब फ्रेडरिक विलियम मर गया तो उसका उसका भाई बना कौन, विलियम प्रथम बना। तो विलियम प्रथम अपना क्या करता, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, बिस्मार्क। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, हिगेल के विचार से प्रभावित था। और बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई थी, कौन सा नीति, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई, बिस्मार्क ने अपनाई। ठीक है, और बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, हिगेल के विचार से प्रभावित था। उसके बाद विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क था। उसके बाद विलियम प्रथम से पहले परसा का, विलियम प्रथम से पहले परसा का शासक कौन था, फ्रेडरिक विलियम था। विलियम प्रथम से पहले परसा का शासक कौन था, फ्रेडरिक विलियम था। ठीक है, और या इस तरह से पूछ सकते कि फ्रेडरिक विलियम के बाद वहां का परसा का शासक कौन बना, विलियम प्रथम बना। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क था। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, बताओ। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, हिगेल के विचार से प्रभावित था। बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। ठीक है, जालवेरिन जालवेरिन एक्चुअल जालवेरिन किन लोगों की संस्थान थी, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। किन लोगों की संस्था थी, किन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी, व्यापारियों की संस्था थी। और जालवेरिन नामक संस्था किस देश में बना था, परसा में बना था या जर्मनी बना था। ठीक है, दोनों में से एक बता सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये जो विलियम प्रथम है ना, यही क्या करता, अहम भूमिका निभाता। एक्चुअल विलियम प्रथम तो चाहता था, विलियम प्रथम चाहता था कि एकीकरण हो, और साथ साथ बिस्मार्क भी चाहता था कि एकीकरण हो। तो दोनों अच्छे लोग आपस में मिल गए। और लेकिन पहले वाला राजा क्या था, वो क्या था कि निरंकुशवादी, लोगों को से कोई मतलब नहीं था, अपने में रहना था। तो वो क्या ही चाहेगा। तो एक्चुअल उसका जो भाई बनता है, विलियम प्रथम बनता है, और जब उसका प्रधानमंत्री बिस्मार्क होता है, एक्चुअल जो बिस्मार्क था वो चाहता है, वो ये दोनों चाहते हैं कि बिस्मार्क जो परसा का जो यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण हो। ठीक है, यानी वो दोनों चाहते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए। तो अब बिस्मार्क क्या करता है, बिस्मार्क एक्चुअल रक्त एवं लोह की नीति अपनाता है। बिस्मार्क कौन सी नीति अपनाता है, रक्त एवं लोह की नीति अपनाता है। आपसे पूछ सकता है कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई, तो आपको याद रखना कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने अपनाई थी। ठीक है,
बृहत्तम लोक नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। उसका ये पूछ सकता है कि बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था? हेगेल के विचार से प्रभावित था। अब ये जो सारा कहानी करेगा कि किसके साथ कब युद्ध लड़ना है, उसके बाद में किसके साथ लड़ना है, ये सारा चीज प्रोग्राम किसके द्वारा हुआ है? बिस्मार्क के द्वारा हुआ है। ठीक है, बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? बिस्मार्क। ये सारा चीज जो बनाएगा रणनीति कि पहले डेनमार्क से लड़ेगा ऐसे, ये सारा काम कौन करेगा? विलियम प्रथम और बिस्मार्क मिलकर करता है। कौन करता है? विलियम प्रथम और बिस्मार्क मिलकर करता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको नोट करना चाहे नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैं तो कहूंगा कि साथ साथ नोट करते चले। ठीक है, मैं कहूंगा कि साथ साथ नोट करते चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नोट करते करते फिर नोट करते लिखना नहीं, ये सॉरी, नोट करते सिर्फ देखना नहीं, लिखना भी है। ये नोट करते तो लिखना तो है ही, मतलब नोट करते करते बातों को सुनना, ध्यान से सुनना छोड़ना नहीं है। ठीक है, समझते हुए नोट करते हुए चलना है। चलो, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बस 10 मिनट का क्लास है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। देखो, तो पहले क्या होता है कि जैसे अब ये सारा चीज समझ में आ गया ना कि विलियम प्रथम था उस समय का, यहाँ का शासक कौन था? विलियम। अभी कौन है प्रेजेंट में? विलियम प्रथम है। बिस्मार्क यानी कि उसका प्रधान कौन है? बिस्मार्क है। ठीक है, अब याद रखना इसको कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले क्या करता है पर्सा? क्या करता है? इसके साथ लड़ता है। किसके साथ लड़ता है? डेनमार्क के साथ लड़ता है फर्स्टली। उसके बाद किसके साथ लड़ेगा? ऑस्ट्रिया के साथ लड़ेगा, दूसरा। उसके बाद किसके साथ लड़ेगा? इसके साथ, तीसरा। तीन युद्ध लड़ता है, उसका जीत जाता है। यानी तीन युद्ध लड़ता है, उसका क्या होता है? जो जर्मनी का क्या होता है? एकीकरण हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। अच्छा देखो, पहला पहला जो युद्ध होता है, पहला युद्ध, पहला युद्ध किसके बीच में होता है? पर्सा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, डेनमार्क के साथ होता है ना। सबसे पहले इसके साथ होता है, डेनमार्क के साथ होता है। डेनमार्क। ठीक है, पर्सा और डेनमार्क। मैं इसको इसको अलग इससे लिखता हूं, ठीक है, ताकि क्लियर दिखे। पहला युद्ध, पर्सा और डेनमार्क। इसमें पता है इसमें सपोर्ट कौन करता है? पहला युद्ध में इसको सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट, हेल्प कौन करता है? हेल्प करता है ऑस्ट्रिया। मदद किससे लेता है? ऑस्ट्रिया से लेता है। ठीक है, इसमें हारता कौन है? डेनमार्क क्या होता है? हार जाता है। अब जब डेनमार्क हार गया, तो डेनमार्क के पास यहाँ जो जमीन था, यहाँ जो इस सब जमीन था, तो क्या करता? पर्सा अपने में मिला लेता है। यहाँ जो जमीन था, जमीन सब क्या करता है? अपने में मिला लेता है। अब दूसरा युद्ध किसके बीच में होता है? दूसरा युद्ध होता है ऑस्ट्रिया के बीच में। दूसरा युद्ध, ठीक है, दूसरा युद्ध किसके साथ लड़ता है? पर्सा वर्सेस ऑस्ट्रिया के साथ लड़ता है। ठीक है, और इसमें हेल्प कौन करता है? इसमें हेल्प करता है फ्रांस, ठीक है, और इटली। ये हेल्प वाला याद रखो या ना रखो, इसमें इतना ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये जो हेल्प कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आप याद रखना तो ठीक है, नहीं है याद रखे तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि दूसरा युद्ध कहाँ, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध कब हुआ था? पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध कब हुआ था? पर्सा की जगह जर्मनी भी दे सकते, याद रखना। पर्सा की जगह यहाँ जर्मनी भी दे तो घबरा नहीं, क्योंकि पर्सा जर्मनी सेम है। क्योंकि पर्सा ही बाद में क्या बना है? जर्मनी बना है। अभी एक्चुअली में जर्मनी का नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन बाद में आके परसा ही क्या होता है? जर्मनी बनता है। तो आपको अगर परसा की जगह जर्मनी हो तो फिर जर्मनी हो तो घबराना नहीं है। ठीक है, देखो, अब देखो हेल्प बाय क्या करे, क्यों क्यों हेल्प करेगा इटली? अब देखो, हम पढ़े थे कि जो इटली का जमीन था, कुछ जमीन किसके पास था? एक जमीन वेनेसिया बच गया था ऑस्ट्रिया के पास। ठीक है, अब जब पर्सा और ऑस्ट्रिया जब युद्ध यानी लड़ना चाहता था, तो पर्सा क्या करेगा? यानी कि पर्सा का भी जमीन ऑस्ट्रिया के पास था, इटली का भी जमीन ऑस्ट्रिया के पास था। तो दोनों को मिलकर दोनों का दुश्मन कौन था? दोनों का दुश्मन ऑस्ट्रिया था। तो क्या करता है? इसलिए इटली और पर्सा क्या होता है? एक हो जाता है, मिल जाता है। पर्सा इधर से वार करता है और वार करके अपना जमीन मिला लेता है,
और इटली क्या करता है, इधर से अपना अटैक करता है ऑस्ट्रिया को, और इधर अपना जमीन इधर मिला लेता है। ठीक है, और इसमें क्या करता है, फ्रांस भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि परसा दोनों का दुश्मन कौन, इटली और परसा का दुश्मन कौन, ऑस्ट्रिया था, क्योंकि दोनों का जमीन लिया, कब्जा किया बैठा हुआ था। तो क्या करता है, परसा इधर से वार अटैक करता है, और इटली क्या करता है, इधर से अटैक करता है। ठीक है, और इटली, और इसमें सपोर्ट कौन करता है, फ्रांस भी सपोर्ट करता है। तो जब जब अटैक किया तो ऑस्ट्रिया क्या होता है, हार जाता है, परसा अपना इधर इधर वाला जमीन अपने में मिला देता है, और इटली इटली अपने वाला जमीन इसमें मिला देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का क्या होता है, हार हो जाता है। अब तीसरा युद्ध क्या है, अब यानी कि जो परसा है डेनमार्क से भी जमीन ले लिया और ऑस्ट्रिया से भी जमीन ले लिया। अब जमीन किसके पास है, फ्रांस के पास है। तो फ्रांस में क्या करता है, तो इसमें क्या करता है, तीसरा युद्ध जब होता है, अब तीसरा जाहिर सी बात है किसके बीच में होगा, परसा और फ्रांस के बीच में। दूसरे इससे लिख देता हूं, या चलो ठीक है, परसा वर्सेस फ्रांस के बीच में। ठीक है, परसा वर्सेस फ्रांस के बीच में। तो इसमें 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 कोई ये खुद से ही लड़ता है, इसमें सपोर्ट हेल्प नहीं, इसमें खुद से लड़ता है, और इसमें जीत, इसमें हार किसका होता है, इसमें हार किसका होता है, फ्रांस का होता है। जब फ्रांस हार जाता है तो क्या करता है, जो भी यहाँ पे जो जमीन कब्जा किया हुआ था, जमीन फ्रांस में परसा में मिल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो परसा का जो जितना भी जर्मनी का जमीन था अलग अलग देशों में, तो वो सब क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और क्या होता है फिर बाद में क्या सब जब मिल जाता है तो क्या होता है, जर्मनी बन जाता है। ठीक है, अब एक याद रखने पॉइंट क्या है, ये जो दूसरा पहला युद्ध में, पहला युद्ध हो सकता है कि आपसे ना पूछे। ठीक है, पहला युद्ध के बारे में आपको याद रखना है, याद भी नहीं रखना। ठीक है, मतलब याद ऐसे रखना कि पहले परसा और डेनमार्क लड़ रहा था, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है ये दूसरा और तीसरा युद्ध से पूछता है। क्यों, क्योंकि इसका अलग अलग नाम दिया गया है। पहला युद्ध, तो दूसरा युद्ध का नाम है तुम्हारा सेडवा का युद्ध। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सेडवा का युद्ध कब, सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो आपको याद रखना कि सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। कब हुआ, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच क्या होता है, सेडवा का युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम क्या है, जो दूसरा युद्ध है उस युद्ध का नाम क्या दिया हुआ है, इस युद्ध को एक अलग नाम दिया गया जिसका नाम है सेडवा का युद्ध। आपसे पूछ सकता है कि सेडवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1866 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1866 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यानी कि इस दूसरा युद्ध जो है उस युद्ध का एक नाम दिया गया, उस युद्ध का क्या नाम है, सेडवा का युद्ध है। ठीक है, क्या क्या नाम दिया गया, सेडवा का युद्ध। क्या नाम दिया गया, सेडवा का युद्ध। ठीक है, और ये हुआ कब था, 1866 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब तीसरा तीसरा युद्ध को एक अलग नाम दिया गया। तीसरा युद्ध को क्या नाम दिया गया, तीसरा युद्ध को नाम दिया गया सेडान का युद्ध। क्या नाम दिया गया, सेडान का युद्ध। ठीक है, सेडान का युद्ध, और ये कब हुआ था, 1870 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था, 1870 ईस्वी को। ठीक है, तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि जो सेडान, आपसे ये पूछ सकता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सेडान का युद्ध परसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, परसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी को हुआ था। सेडवा का युद्ध कब हुआ था, सेडवा का युद्ध 1866 ईस्वी को हुआ था। सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। ठीक है, यानी कि दूसरा युद्ध को एक अलग नाम दिया गया, सेडवा का युद्ध कब हुआ था, 1866 ईस्वी को। ठीक है, और तीसरा युद्ध को एक अलग नाम दिया गया, सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी को। सॉरी, 77 बोले हम, सॉरी, 1870 ईस्वी को। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, वीवीआई लगा लो। ठीक है, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से क्वेश्चन बिल्कुल एक ना एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। ठीक है, कि आपसे आपसे को याद ना कि सेडवा का युद्ध कब हुआ था, सेडवा का युद्ध हुआ था तुम्हारा 1866 ईस्वी को। फिर बाद में पहले सेडोवा, फिर बाद में पहले सेडोवा हुआ, फिर बाद में सेडान हुआ। पहले सेडोवा, बाद में सेडान। फिर जैसे हम लोग याद रखे थे नहीं कि मेजनी पहले क्या बनाता है, मेजनी पहले यंग इटली बनाता, पहले छोटा बनाता है यंग इटली, फिर बाद में क्या बनाता है, यंग यूरोप बनाता है। तो यंग इटली कब बनाता है मेजनी, 1831 ईस्वी को। फिर यंग यूरोप कब बनाता है, 1834 को। याद करो यार, ये सारी चीजें पढ़ा दिया हूं मैं। ठीक है, इटली में मेजनी के बारे में पढ़ा दिया हूं, याद रखो। ठीक है, भूलना नहीं है, जब तक एग्जाम ना हो जाए, एग्जाम के बाद भी, एग्जाम के बाद भी याद रखना है। एग्जाम मतलब क्या, बोर्ड हो जाए तब भी याद रखना है, मरने के बाद ही भूलो तो ज्यादा बेटर है। चलो ठीक है, दूसरा युद्ध क्या है, दूसरा युद्ध में यानी कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा युद्ध का अलग नाम दिया गया, तीसरा युद्ध का अलग नाम दिया गया, सेडवा उसका सेडान। सेडवा का युद्ध कब हुआ, 1866, किसके किसके में, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। इसमें हार किसके हुई, ऑस्ट्रिया के हुई। ठीक है, यानी और इसका तीसरा युद्ध का क्या नाम दिया गया, सेडान का, कब हुआ था, 1870 ईस्वी को। इसमें हार किसके बीच हुआ था, परसा फ्रांस, हार किसका हुआ, फ्रांस का। यानी कि सब में क्या होता है, परसा जीतता है। ठीक है, अब देखो तीनों में क्या होता है कि यानी कि तीनों युद्ध जीत जाता है। अब मैंने बताया कि जब युद्ध होता है तो क्या होता है, संधि होता है। तो इसमें एक संधि होता है, पहले इसको क्या कर लो, मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, आई थिंक यार समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि युद्ध होता है तो क्या होता है, संधि होता है, ठीक। तो एक संधि होता है फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि क्या कब हुआ, 1871 ईस्वी को। आपको याद था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871। और इसी संधि के तहत क्या होता है, तुम्हारा जर्मनी का एकीकरण हो संपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। यानी कि ये तीनों युद्ध होता है, ठीक है। तीनों युद्ध होता है, तीनों युद्ध होने के बाद एक संधि होता है, इस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुआ था, 1871 को हुआ था। इस संधि के तहत क्या होता है कि जर्मनी क्या होता है, पड़सा जो है जर्मनी बन जाता है, ठीक है। तो हम देख लिए इटली कैसे बना था, जर्मनी कैसे बना है, ये दोनों चीज को देख लिए। अब देखो तुम्हारा कई एक दो दो छोटा छोटा टॉपिक है, उसको हम फटक से निपटा देते हैं, उसका तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा चीजें, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बार बार आप रिवीजन करेंगे, इसको याद रह जाएगा। आप इसको सोचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। माइंड में, दिमाग में कहानी बनाएंगे। अच्छा पहले ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया मतलब जैसे इटली के बारे में सोचो तो अच्छा इसलिए पहले छोटे छोटे भाग बटा हुआ था, तो इसमें आगे बड़ा कौन था, सार्डिनिया पिटमाउन का शासक बना था, उसमें सार्डिनिया पिटमाउन का शासक कौन था, कौन कौन से लोग आए, पहले कौन आए, बाद में कौन आए, फिर उसने क्या क्या किया। इस तरह से आप कहानी क्रिएट करेंगे तो आपको माइंड में बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। आप भूलेंगे नहीं इसे, ठीक है। तो आप इसको सोचने का प्रयास करें, माइंड में क्रिएट करने का प्रयास करें, ठीक है। देखें लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है तुम्हारा जो एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा है नहीं, एक एक दो टॉपिक है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। इटली जर्मनी का हो गया, लगभग जर्मनी का हो गया। अब देखो एक यूनान नाम का आप सुना होगा, एक यूनान नाम का देश है, ठीक है। मैं इसे ही थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसका एक जो लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा एक दो पेज लास्ट वाला पढ़ लेना, ठीक है। जो लास्ट इतिहास की जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये लास्ट पेज में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसे थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। यूनान क्या एक देश है, ठीक है। इस यूनान पे कब्जा किसका है, तुर्कियों का कब्जा। किसका कब्जा है, यूनान पे किसका कब्जा है, तुर्की। आपसे पूछता है कि यूनान में किसका कब्जा था, तो यूनान में तुर्की का कब्जा था, ठीक है। यूनान आप सुने होंगे बहुत बार कि एक्चुअल पहले जो जितने भी दवाई वगैरह या फिर साइंस दवाई के मामले में हो, या फिर मतलब ये यूनान को आयुर्वेद का जनक जो कहा, मुझे लगता है कि यहीं से कहा जाता है, मुझे लगता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए वैसे, ठीक है। लेकिन यूनान बहुत फेमस था, ठीक है। इस यूनान पे कब्जा किसका था, तुर्की का हो गया था। किसका कब्जा, तुर्की का हो गया था। तो अब इन लोग को छोड़ नहीं रहा था यूनान को, मतलब कब्जा यूनान पे जब कब्जा कर लिया तो यूनान पे लोग छोड़ नहीं रहा था। तो पहले क्या होता है कि 1829 में क्या होता है, एक आंदोलन होता है। चलो मैं ठीक से लिखता हूँ। 1829 को एक आंदोलन होता है, और उसके बाद फिर 1832 को एक आंदोलन, यानी कि एक आंदोलन होता है। पहला आंदोलन दूसरा आंदोलन याद रखना, उसके बाद ये तुम्हारा चीजें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पहला जो 1829 को होता है तुम्हारा एड्रियानोपोल की संधि होता है। पहला क्या होता है, एड्रियानोपोल की संधि होता है, एड्रियानोपोल की संधि होता है, एड्रियानोपोल की संधि। यानी कि 1829 में क्या होता है कि लोग आंदोलन करने लगते हैं, ठीक है। कहां पे, यूनान में। 1829 में क्या होता है कि यूनान में क्या करते हैं लोग, आंदोलन करने लगते हैं कि भाई हमें भी आजाद करो, ठीक है। पूरा दुनिया आजाद हो रहा है, हमें भी आजाद करो, ठीक है। तो तुर्की में लोग ईरान में क्या होता है, लोग हल्ला करने लगते हैं। तो तुर्की और इनके बीच में क्या होता है, तुर्की और ईरान के बीच में क्या होता है, समझौता होता है कि हाँ ठीक है भाई। 1829 को क्या होता है, एक समझौता होता है, इसका नाम है एड्रियानोपोल की संधि। क्या नाम है, एड्रियानोपोल की संधि, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हाँ यार तुम लोग को अब क्या करते हैं, जल्दी ही क्या करते हैं, छोड़ देंगे, क्या करेंगे, जल्दी तुम लोग को आजाद कर देंगे। लेकिन फिर कई साल बीतते जाता है, फिर लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, नहीं छोड़ता है। तो उसी बात क्या होता है, फिर 1832 में क्या होता है, फिर आंदोलन होता है। 1832 में क्या होता है, फिर आंदोलन होता है। तो फिर आंदोलन होने के बाद क्या होता है, एक संधि होता है, जिस संधि का नाम है कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। एक संधि फिर होता है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया की संधि। तो कुस्तुनतुनिया की संधि होता है, तो इस संधि के तहत क्या होता है, जो यूनान है वो तुम्हारा आजाद हो जाता है, यूनान क्या होता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा छोटा सा कहानी है, मैं इसको बहुत शॉर्टकट में बताया हूँ। आप थोड़ा सा इसको किताब को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किताब को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हंगरी बुडापेस्ट वगैरह के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और जो भी है तो हम लोग जो हम जो क्वेश्चन वाला जो सीरीज लेके आएंगे, जो
एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे, वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा चीज है नहीं। तो हम लोग क्या, आज जो हम लोग का जो ये चैप्टर है, जो हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद है, वो समाप्त हो गया। ठीक है, हमने फ्रांस के बारे में पढ़ लिया, शुरू फ्रांस से किया था। ठीक है, फ्रांस में पहला क्रांति, दूसरा क्रांति, तीसरा क्रांति, वो सारी चीजें मैंने पहला क्रांति लुइस 16 के बारे में पढ़े। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े, उसके नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े, उसके बाद आया लुइस 18 के बारे में पढ़े, उसके बाद तुम्हारा चार्ल्स सेक्स के बारे में पढ़े, उससे पहले चार्ल्स सेक्स से पहले लुइस 18 के बारे में पढ़े, उसके बाद लुई फिलिप के बारे में पढ़े। ठीक है, लुई फिलिप के बारे में, ये तो फ्रांस का कंप्लीट है, यानी तीनों क्रांति 1800 पहले 1789 की क्रांति देख लिए थे, 1830 की क्रांति देख लिया, 1848 की क्रांति देख लिए थे, यानी कि फ्रांस के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद इटली में हम इटली में किसके बारे में पढ़े, पहले मेजनी के बारे में पढ़े, फिर विक्टर एमिलियल के बारे में पढ़े, विक्टर एमिलियल ने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था, काउंट काब्रुक ने नियुक्त किया था, ये सारी चीजें देख लिए। उसके बाद गरीबाल्डी के बारे में देख लिए। उसके बाद कहाँ पे आ गए, जर्मनी में आ गए। जर्मनी में क्या, जर्मनी में उसमें पहले शासक कौन, यानी कि जो जर्मन पर्सा ही बाद में जर्मनी बनता है, तो पर्सा का पहले शासक कौन था, तुम्हारा फेडरिक विलियम था। ठीक है, फेडरिक विलियम था। और ये फेडरिक विलियम जब मर जाता तो उसका भाई बनता है, उसका भाई का नाम क्या था, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम क्या करता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जिसका नाम है बिस्मार्क नाम है। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, हेगेल के विचार से प्रभावित था। और वो बिस्मार्क जो है वो कौन सी नीति अपनाती है, वो नीति अपनाती है रक्त एवं लोह की नीति अपनाती है। ठीक है, ये जो उसके भाई तो फेडरिक विलियम था, वो निरंकुशवादी था, वो मतलब लोगों की भलाई नहीं करता, ये समझ लो, सिंपल समझ लो, रूढ़ीवादी वगैरह था, लोगों की भलाई अपने 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 में जीता था। ठीक है, दूसरों के लिए कोई भलाई का काम नहीं। तो जो मर जाता तो उसका भाई आता है, क्या नाम है, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम अच्छा आदमी था, वो चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, तो अपना प्रधानमंत्री किसको किया, बिस्मार्क नियुक्त करता है। ठीक है, अब ये जो सारा गेम करता है, ये सारा खेल करता है बिस्मार्क विलियम प्रथम मिलकर करता है। तो पहला युद्ध किसके साथ करता है, डेनमार्क के साथ करता है। दूसरा युद्ध किसके साथ करता है, ऑस्ट्रिया के साथ करता है। तो दूसरा युद्ध का एक अलग नाम दिया गया, इसको बोलते हैं सेडवा का युद्ध। तो सेडवा का युद्ध कब पूछा जाएगा, कब हुआ था, तो दूसरा सेडवा का युद्ध कब हुआ था, 1846 को हुआ था। और ये सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको याद था कि पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। और तीसरा युद्ध किसके साथ लड़ा, तीसरा युद्ध लड़ा फ्रांस के साथ। और इस तीसरा युद्ध को एक अलग नाम दिया गया, इसका नाम है सेडान का युद्ध। ठीक है, सेडान का युद्ध आपसे कब हुआ, आपसे पूछ सकता है कब हुआ, तो सेडान का युद्ध याद रखना आपसे 1870 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो सेडान का युद्ध एक्चुअल में सेडान का युद्ध मतलब कब हुआ था, तो आपको याद है कि 1870 ईस्वी को हुआ। ठीक है, ठीक है, 1870 ईस्वी को सेडान का युद्ध हुआ। अब देखो, ये सारा युद्ध लड़ने के बाद क्या होता है कि मैंने कहा था कि युद्ध होने से क्या होता है, समझौता होता है। तो समझौता क्या होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है, 1871 ईस्वी को होती है। तो इस संधि के तहत क्या होता है, इस संधि के तहत क्या होता है कि फ्रांस जर्मनी का जो क्या होता है, एकीकरण हो जाता है। आई होप ये 5 मिनट जो लास्ट का है, तुम्हें अब चीजें माइंड में कनेक्ट हो गया होगा। ठीक है, ये चीजें आपको एक दूसरे से कनेक्ट, अच्छा इसका ये कहानी, इसका ये कहानी, आपको चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट सेशन है, उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे जो हमारा दूसरा लेसन है, हमारा दूसरा लेसन हिस्ट्री का। रूस में आई थिंक रूस में क्रांति ऐसे कुछ चैप्टर का नाम है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो अगला सैटरडे आ रहा है उससे शुरू करेंगे। ठीक है, या हो सकता है कि हम अगले सैटरडे को इसका क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। ठीक है, अभी लग रहा होगा कि अब क्लास थोड़ा सा डिले चल रहा है, ठीक है, कि बहुत बहुत धीरे पर आ रहा है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि ज्यादा जल्दी मतलब अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो फिर आप चीजों को कनेक्ट नहीं। अब मैं तो हो सकता है कि एक चैप्टर को आपको एक दिन में पढ़ा दूं, 2 घंटे में पढ़ा दूं। ठीक है, आपको इसी तरह से मैं अभी, अब मैं जो 5 मिनट में आपको एक ही चैप्टर रिवीजन करके दिखाया ना, मैं आपको शुरू क्लास याद करो कि मैंने बताया था कि एक दिन में 5 मिनट में चैप्टर का रिवीजन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 5 मिनट रिवीजन का चैप्टर का रिवीजन कैसे करते हैं। मैंने बताया कि पहले, अच्छा पहले पहली क्रांति, फर्स्ट आंदोलन फ्रांस का, 3 क्रांति हुआ था। उसका तुम्हें, क्योंकि तुम खुद से करने लगोगे 5 मिनट में, तुम ऐसा हो जाएगा कि तुम रिवीजन जो है ना, तुम खुद से 5 मिनट में रिवीजन करने लगोगे। ठीक है, उसके बाद फिर इटली के कहानी में आ गए, फिर जर्मनी का कहानी में आ गया, तो कितना मिनट लगेगा, 3 से 4 5 मिनट लगेगा ज्यादा समय। ठीक है, चलो आई थिंक आई होप हो गया होगा। अगर मैं एक ये गुजारिश ये भी है कि जो आपके जो दोस्त वगैरह हैं, जो भी सहपाठी हैं, तो उनको इस क्लासेस के बारे में जरूर बताएं। ठीक है, इस क्लासेस के बारे में जरूर बताएं, स्टूडेंट क्रांति इंस्टीट्यूट के बारे में जरूर बताएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए और अधिक अधिक से अधिक लाभ हो पाए। ठीक है, हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे हम लोग से कट ऑफ है, तो हम लोग से जुड़ के, मतलब जो सोशल साइंस बेसिकली है, तो सोशल साइंस में अच्छा अच्छा कर पाए। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है कि बच्चे जुड़े और सोशल साइंस में अच्छा करें। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ये हमारी गुजारिश है। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, शेयर करें। मैं वैसे शेयर करने या लाइक करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि एक बार लोगों को बताएं जरूर, इनके बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।